हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। अगर आपको भी भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनना पसंद हो तो आप मेरी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी को दबा दीजिए। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरी को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम नीरव है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2003 में घटी थी। तब मेरी उम्र 18 साल की थी। तो हुआ यूँ कि गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने दादा दादी के घर गया था। वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे। तो हुआ यूँ कि एक दिन मेरे ही दोस्त राजीव ने कहा कि चल यार, बहुत दिन हो चुके हैं और तू भी बहुत दिन के बाद आया है, तो क्यों ना हम खेतों में घूम आए। मैं आपको बता दूं कि मुझे खेतों में घूमना बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों, जब भी मैं खेत में जाता तो मेरा दिमाग जैसे काम करना शुरू कर देता। मुझे अच्छा महसूस होता था। तो हुआ यूँ कि उस दिन शाम के 4 बजे मैं खेतों में जाने के लिए निकल पड़ा। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको तो पता ही होगा कि कितने सारे लोग खेतों में रहते हैं। हम लोग यहाँ से वहाँ खेतों में घूमते रहे और जितने भी घर खेतों के बीच में आते वहाँ के लोग हम लोगों को बुलाते। तकरीबन रात के 8 बज चुके थे। मैंने सोचा कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर मैंने मेरे दोस्तों को अलविदा किया और घर जाने के लिए निकल गया। मेरे दोस्तों का घर खेतों में ही था, तो वो लोग वहीं रह गए। मैं अब खेत से अपने घर चलते हुए आ रहा था। खेत से गांव का रास्ता 3 किलोमीटर का है। तो मैं चलते चलते ही आगे बढ़ रहा था। अचानक से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे पक्का भ्रम हुआ है, इसलिए मैं उस पे ज़्यादा ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ने लगा। पर जैसे ही मैं थोड़े कदम आगे बढ़ा, मुझे किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं समझ चुका था कि चक्कर क्या है, क्योंकि मेरी दादी हमेशा भूतों और चुड़ैलों के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी। मुझे लगा कि आज मैं मारा जाऊंगा, पर पता नहीं मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैं जैसे तैसे करके अपने घर आ गया। मैंने मेरी दादी से कुछ भी नहीं कहा था और उस रात मैं सो गया। सच बोलूँ तो मुझे वैसे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब से सपने आ रहे थे, जैसे कि मेरे चारों तरफ लाल साड़ियाँ हो और एक औरत का मुंह ऊपर से मुझे दिख रहा हो। एक पल तो ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं नींद में ही उठ गया हूँ और जब मैंने आँख खोली तो मेरे आँखों के सामने वो औरत की लाश लटक रही थी, जिस औरत को मैंने सपने में देखा था। सच बोलूँ तो वो पल मेरे लिए बहुत डरावना था, क्योंकि मैं अलग कमरे में सोता था। जैसे तैसे करके मैंने वो रात निकाल दी। दूसरे दिन मैंने सोचा कि अगर मैं मेरी दादी को बताऊंगा तो मेरी दादी मुझे फिर से मेरे पापा के पास भेज देगी, इसलिए मैं चुप रहा। पर शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हुआ यूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं ये सारी चीज़ें भूल चुका था और अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहा था। उस रात मैं और मेरे दोस्त शहर से पिक्चर देख के घर आ रहे थे। मेरे दोस्तों का घर रास्ते में ही पड़ता है। मेरे घर को जाने के लिए तकरीबन आधा किलोमीटर पार करना पड़ता था और मेरे घर के बीच झाड़ियाँ होती थी, जैसे कि कोई जंगल का इलाका हो। मैं अब दोस्तों को अलविदा कह के झाड़ियों से गुजरते हुए अपने घर जा रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। मैंने सोचा कि वो औरत शायद वॉशरूम करने के लिए यहाँ आई होगी, क्योंकि गाँवों में ज़्यादातर लोग बाहर ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाऊँ। तकरीबन
5 मिनट हो चुके थे, पर उस औरत के अंदर से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये औरत को टाइम लग जाएगा और मैं ज़्यादा समय यहाँ पे रुक नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं जल्द ही उस औरत को पार करते हुए आगे चला जाऊंगा। जैसे ही मैं उस औरत के पास आया, वो औरत अचानक से खड़ी हो गई। सच बोलूँ तो 2 पल के लिए मुझे लगा कि मेरी दिल की धड़कनें बंद हो चुकी है, क्योंकि आधी रात में, वो भी कम लाइट में, किसी औरत को ऐसे बैठे हुए देखना और अचानक से उसका उठ जाना नॉर्मल नहीं था। वो औरत अब मेरे सामने खड़ी हो गई थी। वो मुझे बीड़ी पिलाने को कह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो 18 साल का था और मेरे पास बीड़ी होना मुमकिन ही नहीं था। और एक औरत बीड़ी कैसे पी सकती है, मैं यही सोच रहा था। और उस औरत ने फिर से कहा, बीड़ी दे, वरना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैंने सोचा कि ये औरत पक्का मजाक कर रही है, इसलिए मैं इस औरत को डांटते हुए आगे जाने लगा। पर जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, वो औरत अचानक से फिर से मेरे सामने आ गई। अब मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। जब मैंने उसके पैर देखे तो मैं उसके पैर देख के डर गया था, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ चुका था कि यह वही औरत है, पर शायद मैंने समझने में देरी कर दी थी। वो औरत ने अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा जला हुआ था। सच बोलूँ तो वो चेहरा देख के मैं बहुत डर चुका था। मैं वही बेहोश होके गिर पड़ा। जब मेरी आँख खुली तो मैं दूसरे दिन अपने घर में था और मुझे पता चला कि मैं पिछले 1 हफ्ते से बेहोश था। मैंने ये सारी बातें फिर अपने दादी को बताई। दादी ने तो पहले मुझे बहुत डांटा कि मैंने उनको पहली बार ही जब उस औरत को मैंने देखा था तो क्यों नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि आप मुझे मेरे घर भेज दोगी, इसलिए मैंने नहीं कहा था। फिर मेरा झाड़ फूक किया गया, तब जाके मेरी तबीयत ठीक हो पाई। मेरा नाम विकास है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पढ़ाई करने के लिए मैं चेन्नई चले गया था। मैं बीटेक कर रहा था। मुझे वहाँ पे सीट मिली थी। मैंने सोचा कि हॉस्टल में रहूँगा तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और हॉस्टल का खाना भी मुझे ठीक से सेट नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वही कहीं रूम देख के रहने लगूँ। पहले 2-3 महीने तो मुझे अपने रिलेटिव्स के घर रहना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि ये लोगों को तकलीफ़ देने से अच्छा है कि मैं अलग से कोई रूम ढूंढ लूँ। तब तक मैंने 3-4 दोस्त भी कर लिए थे। तो हम लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि हम लोग अलग ही रूम देख लेंगे। 10-15 दिन रूम ढूंढने के बाद हम लोगों को एक अच्छी सी रूम मिल गई थी। उस घर का ओनर भी बहुत अच्छा था। वो हमसे अच्छे से ही बात कर रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना यही रूम ले ले और रहने लगे। 2-3 दिन में हम लोग उसी रूम में शिफ्ट हो चुके थे। उस घर में 2 रूम थे। एक रूम में बेड था और दूसरे रूम में हॉल जैसा था और उसका वॉशरूम बाहर ही लगा हुआ था। तो हम 4 दोस्तों ने सोचा कि हम में से 2 लोग एक रूम में सोएंगे और बाकी के 2 लोग दूसरी रूम में सोएंगे। मैं और मेरा दोस्त हम लोग बेडरूम वाले रूम में सो गए थे और दूसरी रूम में मेरे बाकी के 2 दोस्त। पहले 6-7 महीने तो सब कुछ अच्छा रहा, पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मुझे हमेशा लगता कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। जैसे कि मेरे दाएं साइड मेरा दोस्त सोया करता था और मेरे बाएं साइड की जगह थोड़ी खुली हुआ करती थी। पहले तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और सोचा कि यह पक्का मेरा भ्रम होगा, पर ऐसा नहीं था। मुझे किसी औरत के हल्की हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई देती।
मैं मेरे दोस्त को पूछता, पर वो हमेशा कहता कि उसे किसी भी औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पर यह हो ही नहीं सकता। मुझे उस औरत की आवाज़ धीरे धीरे एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि मेरा दोस्त मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने फिर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर शायद मैंने वहाँ गलती कर दी थी। एक रात की बात है, तकरीबन 1:30 बजे मेरी नींद खुली। मुझे पानी पीना था और हमारा फ्रिज हॉल वाली रूम में लगा हुआ था। मैं उठ के दरवाज़ा खोल के हॉल में जाने लगा। सच बोलूँ तो मुझे अभी भी लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चलते हुए आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं डर चुका था, पर मैंने सोचा कि मैं नींद में हूँ और ये पक्का ही भ्रम होगा। इसलिए मैंने फ्रिज में से पानी लिया और फिर पानी की बोतल लेके अपने रूम में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में डर स्टार्ट हो चुका था। मैंने फिर पानी पिया और मेरे दोस्त के पास जाके उसको चिपक के सो गया, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ तो है कि वो मेरे पीछे ही पड़ गया है। फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे रूम में एक लाइट लगी हुई है, जिसे बेड लाइट भी कहते हैं। उससे थोड़ी रोशनी आ रही थी और हमारा रूम ऐसा था कि एक कोने में खिड़की लगी हुई थी। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे किसी औरत का साया दिखाई दिया। मुझे वो साया देख के बहुत डर लग गया था। मैं चाहता था कि मैं इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलूं, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने अपनी आंख बंद कर ली। जब मैंने मेरी आंख खोली तो वो औरत मेरे ही सामने हवा में लेटी हुई थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर जैसे मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। मुझे अपने शरीर के ऊपर वज़न सा महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन में हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया, वो औरत हवा में ही गायब हो चुकी थी। मैं अचानक से उठ गया। और हाँ दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि मैंने अपना हाथ मेरी छाती पे रखा था। मेरे दोनों हाथ दोनों तरफ नीचे ही थे। पर ऐसा क्यों हुआ था मुझे समझ में नहीं आया। मैंने दूसरे ही दिन अपने घर वालों को फ़ोन किया और वहाँ से शिफ्ट हो गया। ये घटना मेरे ही एक दोस्त के बहन के साथ घटी थी। मेरा नाम विपुल है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना तकरीबन 6 साल पहले मेरे ही दोस्त के बहन के साथ घटी थी। कहा जाता है कि अगर लड़कियां खुले बाल लेके किसी ऐसी जगह पे जाए जहां उन्हें नहीं जाना होता है, तो उनके पीछे कोई ना कोई साया लग जाता है। मैं हर बार ऐसी चीज़ें सुन के हंसा करता था और मेरा वो दोस्त तो जैसे लोगों का मजाक ही उड़ाता था। हम लोगों की आदत हो चुकी थी कि जो भी लोग ऐसी चीज़ों पे माने जिस चीज़ों पे हम नहीं मानते, वो लोगों का हम मजाक उड़ाने लगते। फिर हुआ यूँ कि मेरे ही वो दोस्त की बहन गांव से बाहर किसी काम से गई। अचानक से रास्ते में ही उसके बंधे हुए बालों का रबर टूट गया। उसने सोचा कि वैसे भी जाके आना ही है, तो बाल बांध के कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो दूसरे गांव में अपना काम ख़त्म करके स्कूटी पे ही अपने घर आ रही थी। काम ख़त्म होते होते शाम के 7 बज चुके थे। उन गांव वालों ने मेरी दोस्त की बहन से कहा कि इस समय पे घर जाना ठीक नहीं होगा। अगर वो चाहे तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकती है और वहाँ से किसी और को बुला सकती है। मेरे ही उस दोस्त की बहन ने मेरे दोस्त को कॉल किया, पर मेरे दोस्त ने कॉल उठाया नहीं था, क्योंकि वो खेत में था। वो उस टाइम पे मेरे साथ ही था। मैंने उसे फ़ोन लेके उठाने को कहा, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसकी उसकी बहन आ जाएगी। उसका कहना था कि वो खुले बाल रखते हुए ही स्कूटी से अपने घर आ रही थी। वो दूसरे गांव से इस गांव के बीच में
एक कब्रिस्तान पड़ता है जहाँ पे मुसलमान लोग लाशों को दफनाया करते हैं। तो जैसे ही वो कब्रिस्तान आया, उनकी स्कूटी वहीं पे खराब हो गई। कितने भी किक मारने पर वो स्कूटी चालू नहीं हो रही थी। अचानक से उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई घूम रहा है, जैसे कि एक हवा का बवंडर हो वैसे उन्हें लग रहा था। जब उन्होंने कब्रिस्तान के गेट के पास देखा तो उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो औरत अब धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए ही उन दीदी के पास आ रही थी। दीदी ने भगवान का नाम लिया और स्कूटर चालू करके जैसे तैसे करके घर आ गई। उस रात उनको बहुत बुखार चढ़ चुका था। वो रात उन्होंने जैसे तैसे करके निकाल दी, पर दूसरे दिन से ही उनका बर्ताव अलग हो चुका था। वो 3-4 लोगों का खाना ऐसे ही खा जाती थी और कहती थी कि उसे और भूख लगी है। अगर वो खाना नहीं देगी तो वो अपने भाई को ही मार खा जाएगी। अब सब लोग समझ चुके थे कि इसके ऊपर कोई ना कोई साया आया हुआ है, इसलिए उन्होंने पासी के ही दरगाह के मौलवी को दिखाने की कोशिश की। मौलवी ने कहा कि ये उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो साया उसके ऊपर है वो बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए तो उन्हें वहाँ से थोड़ी दूर हनुमान जी के एक मंदिर में जाना पड़ेगा। हम लोगों ने सोचा कि दूसरे बाबाओं को बताएंगे तो शायद कोई फ़र्क पड़ेगा, पर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा वो दोस्त पैसे भी गवा चुका था। भले वो कितनी कोशिश करता, उसके दीदी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। दिन ब दिन वो पतली होती जा रही थी। अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको भी उनको देख के डर लग जाएगा। मेरे दोस्त के पापा ने मेरे पापा से कुछ पैसे उधार लिए और फिर वहाँ जाने के लिए निकल गए। मैंने मेरे दोस्त से कहा था कि भाई चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैं मेरे दोस्त के साथ जाना चाहता था, पर मेरे पापा ने और वो लोगों ने भी मुझे मना कर दिया। फिर जब वो वापस आए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तकरीबन 15 दिनों के बाद वो दीदी घर के बाहर निकली। अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। पूछने पर पता चला कि जब वो लोग हनुमान जी के मंदिर के लिए निकले तो शायद उस आत्मा को पता चल चुका था। वो उन 4 लोगों से भी संभाली नहीं जा रही थी। अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। उन्हें अब धीरे धीरे किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनको इतना डर लग रहा था कि जैसे कि थोड़ी देर में कुछ गलत होने वाला है, पर भगवान की कृपा से उनकी गाड़ी ठीक हो गई थी और 3-4 बार स्टार्ट करने के बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच गए, पर वो दीदी मंदिर के अंदर आने को तैयार ही नहीं थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वहाँ के एक पुजारी जो कि ज्ञानी लग रहे थे, वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने वहाँ के 2 लोगों से कहा कि वो मेरी दी को खींचते हुए अंदर लेके आए। अब मेरी दी का झाड़ फूक शुरू हो गया। उस तांत्रिक ने मेरी दी को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और बोले कि कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है। पर फिर भी मेरी दी के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब उस पंडित ने और 2 थप्पड़ मेरी दी को जड़ दिए। फिर वो रोते हुए बोलने लगी। वो बोली कि जब वो छोटी थी तब हो चुकी थी। उसने जब मेरी दी को देखा तो उसे अपनी बड़ी दी याद आ गई और वो चाहती थी कि वो भी मेरी दी को अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाए। इसलिए वो मेरी दी का पीछा छोड़ नहीं रही थी। तकरीबन 7-8 घंटे पूजा और झाड़ फूक करने के बाद उनके शरीर से वो आत्मा निकल गई और वो लोग घर आ गए। ये सुन के मैं बहुत डर चुका था। सच बोलूँ तो पहली बार ज़िंदगी में ये लग रहा था कि ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया में मौजूद है। हमें इन चीज़ों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता वो चीज़ कल हमारे पीछे ही पड़ जाए और लोग हमारे जैसा बर्ताव करें और कोई भी सपोर्ट ना करे। इससे अच्छा हमें
लोगों के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। मेरा नाम राजेश है और मैं कोलकाता के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। ये घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। तब मैं 21 साल का था। वो मई का महीना था। मेरी छुट्टियां चल रही थी। मेरे वैसे कई दोस्त हैं, पर ब्रिजेश, महेंद्र और ब्रिजॉय ये मेरे अच्छे दोस्त थे। छुट्टियां हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके थे। हम घर बैठे बोर हो रहे थे। ब्रिजॉय एक दिन मेरे घर आया और बोला, जयेश यार, हमारी छुट्टियां हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। सुना है नई पिक्चर लगी है, तो चलते हैं देखने को। खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे भाई। मैं उसकी बात मान गया। हमने नाइट शो का प्लान बनाया था। हम लोगों ने चिकन और स्ट्रॉन्ग बियर पीने का प्लान बनाया था। महेंद्र के खेत में एक छोटा सा घर था। हमने रात को बियर और चिकन लेके वहाँ रख दिया। बियर को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। 11 बजे का शो था। गांव से सिनेमा घर 10 किलोमीटर का था। हम लोग अपनी बाइक्स लेके गए थे। हमने बहुत एंजॉय किया। मूवी भी अच्छी थी। रात के अब 1:30 बज चुके थे। हम लोग मूवी ख़त्म होते ही महेंद्र के उस खेत वाले घर पे आ गए। ब्रिजेश बोला, आज तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। हम लोगों ने घर में बोला था कि हम लोग महेंद्र के खेत में सो जाएंगे। हमारे घर वाले ने कहा कि कुछ भी हो बाहर मत निकलना 3 बजे के बाद। हमने बोला ठीक है। हम लोगों ने चिकन निकाला और बियर की ठंडी ठंडी बॉटल निकाली। हमने थोड़ा चखना भी लाया था। 2 बजे तक खेत में पहुंच गए थे हम लोग। हम लोगों ने बहुत पिया। हम में से महेंद्र एक ही था जो पीता नहीं था। उसने थोड़ा चिकन खाया बस। हम लोगों ने तकरीबन 3:30 बजे तक पिया। अब मुझे थोड़ा नशा चढ़ने लगा था क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बियर पिया था। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा खेतों में घूमा जाए ताकि नशा कम हो जाएगा। हम लोग खेत से आगे एक कच्चे रास्ते पर घूमते घूमते आ गए। वहाँ एक मटका रखा हुआ था। महेंद्र ने कहा कि भाई, इससे दूर रहो यार, यहाँ से चलो, यह खतरा हो सकता है। पर ब्रिजॉय को तो मस्ती चढ़ी थी। उसके साथ में मैं भी ज्वाइन हो गया। हमने उस मटके को लात मारी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के भूतों के बारे में और बुरा कहने लगे। महेंद्र हम लोगों को पकड़कर फिर से वही खेत वाले घर में लेके आया। हम लोग वहाँ आ गए और नशा भी कम नहीं हुआ था हमारा। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई आया है, पर मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हम लोगों को नींद आ रही थी। हम लोग सो गए। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों को दबा रहा है। मेरे अंगूठे में भी मुझे दर्द हो रहा था। मैंने जब मेरी आँख खोली तो मैं हक्का बक्का रह गया। वो एक बूढ़ी औरत थी और अंगूठे से मेरा खून पी रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया। सब लोग उठ गए, पर जब तक वो औरत गायब हो गई थी। मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं ब्रिजॉय को अपने साथ ले गया। हम लोग बाहर आके अपना काम किया और जब हम वापस जाने लगे फिर से वो बूढ़ी औरत आ गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी।
वो बोली, मटकी तोड़ी है ना मेरी, आज तुम मारे जाओगे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी तुम्हें। हम लोग दूसरी ओर भाग ही रहे थे कि उसने मुझे उठा के फेंक दिया। मेरा पैर टूट गया था। मैं दर्द से घर्रा रहा था, पर मेरी आवाज़ मेरे दोस्तों तक शायद नहीं पहुंच रही थी। उसने ब्रिजॉय को नाखूनों से घायल कर दिया। मैं वो देख के बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और पता चला कि ब्रिजॉय की मौत हो चुकी है। वो सुनते ही मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा झाड़ फूक किया गया। जब मेरा झाड़ फूक किया गया तो मुझे पता चला कि वो एक प्रेत आत्मा थी जिसकी मौत कुछ ही दिनों पहले हुई थी। उसने एक गांव की लड़की को पकड़ लिया था। उस गांव की लड़की को भूत उतारने वाले ने उस गांव की लड़की का भूत उतार के एक मटकी में बंद कर दिया था। और उस मटकी को जब तुम दोनों ने लात मारी तो वो चुड़ैल गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती थी। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए और ब्रिजॉय की मौत हो गई। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, रास्ते में ऐसी कोई चीज़ दिखे तो प्लीज़ इस चीज़ों को हाथ मत लगाना और दूर चलना। कभी भी इन चीज़ों का मजाक मत उड़ाना। मेरा नाम भरत है और मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं। यह घटना मेरे साथ जून 2016 में घटी थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। मेरे बड़े भाई का नाम शरद था। हुआ यूं कि उस दिन मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ गया था। पापा ने कहा कि खेत की रखवाली करने के लिए रात को खेत जाना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई ने कहा कि पापा आप चिंता न करें, मैं और भरत दोनों खेत में चले जाते हैं। हमारा खेत बहुत दूर था। हम लोगों ने हमारे खेत में छोटा सा घर बना के रखा था। मैंने और मेरे भाई ने आग जलाकर बातें करना शुरू कर दिया। बातें करने के बाद मैं अपना खटिया लगाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके सो गया था। ईयरफोन लगा के मैं गाने सुन रहा था। गाने सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो रात के 2 बज गए थे। सब कुछ जैसे थम गया था। सन्नाटा छा गया था। हमारी फसलों में से किसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि मेरा भाई होगा। मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं अपने खेत से थोड़ा दूर जाके टॉयलेट करने लगा। अपना काम ख़त्म करके मैं अपने खटिए के पास आ गया। मेरा बड़ा भाई रूम के अंदर सो गया था। शायद कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे अंदर सोना पसंद नहीं था, इसलिए मैं बाहर सो गया था। मैंने आंखें बंद की होगी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी ने मेरा खटिया उठा लिया हो। मेरी आंख खुली तो पीपल के पेड़ के पत्ते मेरे चेहरे पर महसूस हो रहे थे। अचानक से मेरा खटिया किसी ने ज़ोर से पटका। मैं नीचे गिर गया था। मुझे चोट लग गई थी। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है और मैं सपने में गिर गया होगा। शायद ये सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने खटिए पर अकेला लेट गया। लेटकर आसमान में तारे देख रहा था और पीपल के पेड़ के ऊपर मुझे कोई औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना डर गया था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये इमेजिन करना भी भयानक होता है। उसके कपड़े मैले थे, बाल लंबे नीचे तक लटक रहे थे, आंखों में उसके गड्ढे थे। वो अचानक से मेरे छाती के ऊपर बैठ गई और हंसने लगी।
मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत हो गई। वो औरत बोली, तूने मेरे ऊपर टॉयलेट किया है, तुझे नहीं छोड़ूंगी। निकालती हूँ मैं तेरी अकड़ आज। वो औरत अपने बड़े नाखूनों से मेरे मुंह को नोच लिया। मेरा बहुत सारा खून बह रहा था। वो औरत अचानक से गायब हो गई। मैं अचानक से उठ गया। मैं अधमरे हालत में अपने आप को घसीटते हुए अपने भाई के रूम में गया। वहाँ जाके देखा तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। उस चुड़ैल ने मेरे भाई को चीर दिया था। मेरे भाई की छाती चीर दी थी उस चुड़ैल ने। मेरे भाई को मरा देख मैं बहुत रोया, पर शायद अगला नंबर मेरा था। रात के 4 बज गए थे अब। मैंने मेरे पापा को बहुत बार कॉल लगाया, फिर जाके उन्होंने कॉल उठाया। मैंने सब कुछ अपने पापा को बताया। उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। मैं और कुछ बोलता, फ़ोन अचानक से बंद हो गया। वो चुड़ैल मेरे सामने आई। उसने बोला, अब जिंदगी भर तू चल नहीं पाएगा। वो बोलकर उसने मेरे राइट वाले पैर पर काट दिया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और पता चला कि मैं पिछले 20 दिन से बेहोश हूँ और मेरी राइट वाले पैर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसका जहर पूरी बॉडी में ना जाए, इसकी वजह से मेरा पैर काटना पड़ा। मैं वो सुन के बहुत रोया और पता चला कि पापा गांव वालों को लेकर आए तो मैं उनको एक सूखे हुए कुएं में बेहोश मिला। शायद उस चुड़ैल ने मुझे घसीटकर वही फेंक दिया होगा। बड़े बेटे को खोने का गम और छोटे बेटे की ऐसी हालत देख के पापा रो पड़े। मम्मी ने पापा को संभाला। मेरा झाड़ फूक किया गया। तब जाके पता चला कि उस औरत को बड़े भाई ने एक दिन अपने दोस्तों के साथ शराब पी के उस चुड़ैल के बारे में बुरा भला कहा। तब से मौके के फिरात में वो चुड़ैल थी। उसने पहले बड़े भाई को मारा और फिर मुझ पे हमला कर दिया। पापा ने सारी ज़मीन बेच दी और आज हम किसी और शहर में आ गए हैं, क्योंकि जिस बाबा ने मेरा झाड़ फूक किया था उन्होंने कहा कि अब उस चुड़ैल ने मेरा खून चख लिया है और वो मौका देखते ही मेरे ऊपर हमला करके मुझे मार डालेगी। शायद वो मेरे परिवार वालों को भी मार सकती है। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ, और उन्होंने मुझे और मेरे घर वालों को ताइज़ दिया और बोला कि इसे कभी मत उतारना वरना तुम मारे जाओगे। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए और रात के वक्त थोड़ा सतर्क रहिए। यही आपके लिए अच्छा होगा। मेरा नाम मृत्युंजया साहो है और मैं उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे दीदी के साथ घटी थी। तो हुआ यूँ कि मेरी दी की नई नई शादी हुई थी। वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर घूमने आई थी। घूमना ख़त्म होने के बाद मेरी दी और मेरे जीजू मिलके अपने घर वापस जा रहे थे। यानी कि मेरी दी अपने ससुराल वापस जा रही थी। शाम का वक्त था। लंबी ड्राइव करने के बाद मेरी दी को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मेरी दी ने जीजू को गाड़ी रोकने को कहा और वो झाड़ियों के अंदर वॉशरूम के लिए चले गई। रास्ता सुनसान था। मेरी दी अपना काम ही कर रही थी कि उनकी नज़र अचानक से वहाँ के एक पेड़ पर पड़ी। जब उन्होंने उस पेड़ पर देखा तो
वो डर गई थी, क्योंकि उस पेड़ पर एक औरत बैठी हुई थी जो कि मेरी ही दी को घूर के देख रही थी। मेरी दी डर के मारे वापस आ गई और मेरे जीजू को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकलने को कहा। मेरे जीजू को कुछ समझ में नहीं आया और वो वहाँ से निकल गए। पर उसके बाद मेरी दीदी की तबीयत जैसे खराब हो गई थी। वो अलग ही बिहेव कर रही थी। मेरी दी जब भी अकेली होती तो वो अपने आप से बात करती और अपने आप ही हंसने लगती। पता नहीं वो ऊटपटांग हरकतें कर रही थी। जब भी मेरे जीजू उनके पास जाते तो मेरी दीदी जोर से बोलती कि तू कौन है, मेरे पास मत आ, मेरे पास आएगा तो मैं तुझे मार दूंगी। वो उनको थप्पड़ भी मारती। सब लोग अब जान चुके थे कि मेरी दीदी के अंदर कोई आत्मा आ गई है। फिर सबने डिसाइड किया कि हम लोग एक तांत्रिक बाबा को बुलाएंगे। एक दिन जब तांत्रिक बाबा हमारे घर आ गए तो उन्होंने अंदर आते ही पहचान लिया कि मेरी दी के अंदर किसी आत्मा का वास है। फिर उस बाबा ने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े और ज़ोर से मेरी दी को पूछा कि तू कौन है और इसके अंदर क्यों आई है, इसके पीछे क्यों पड़ी है। तो उस औरत ने बोला कि इस लड़की की नई नई शादी हुई थी, उस शाम को मेरी ही जगह पे आके वॉशरूम कर रही थी और इसके बाल भी खुले थे, तो मैं इसके पीछे पड़ गई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर बाबा ने कुछ झाड़ फूँक किया। झाड़ फूँक करते ही मेरी दी की हालत एकदम से ठीक हो गई। आज मेरी दी की हालत एकदम नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है। ये घटना भले ही आपको डरावनी ना लगे, पर जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लग जाता है। ये घटना तब की है जब मैं हॉस्टल में रहता था। मेरा हॉस्टल झारखंड में था। रात का समय था, तकरीबन 3 बजे थे। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग ऐसे ही फ़ोन में टाइम पास कर रहे थे। अचानक से मुझे मेरे रूम के बाहर भगदड़ जैसा कुछ महसूस होने लगा। जब मैं बाहर निकला तो मुझे अजीब सी ही स्मेल आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे ही सीनियर्स किसी चीज़ के पीछे भागते हुए जा रहे हैं। मैंने फिर मेरा दोस्त जो कि दूसरे रूम में रहता है उसके पास गया और पूछा, तो उसने कहा कि हॉस्टल में एक कुत्ता घुस आया है और ये लोग उसे ही भगा रहे हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्टल में कुत्ते का आना मुमकिन ही नहीं था। मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर कर दूं कि हमारी हॉस्टल का गेट बंद रहता है और कुत्ता तो क्या, अगर कोई छोटा भी बच्चा हो वो भी नहीं आ सकता। और हाँ दोस्तों, एक बात है, जब मैं अपने रूम से बाहर निकला तो मुझे चारों तरफ किसी सड़े मांस की बदबू आ रही थी। मेरे भी दोस्त ने माना था कि उसे भी वही बदबू आ रही है। थोड़ी ही देर में हमारे सीनियर्स वापस आ गए और जब हम लोगों ने उनसे बात की तो हम उनकी बात सुन के शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी की थी। उन्होंने कहा कि उनके रूम का दरवाज़ा खुला था और खुले दरवाजे से उन्होंने जब बाहर देखा तो उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया जो कि एक तरफ से सड़ा हुआ था। उसका मुंह एकदम से सड़ा हुआ था। उन्हीं में से एक लड़के को घूर के देख रहा था। जब सबकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी तो वो लोग उस कुत्ते को देख के डर चुके थे। उनके डर की कोई सीमा नहीं थी। वो चिल्ला रहे थे और वो कुत्ता भागते हुए बाहर जा रहा था। ये लोग भी उनके ही पीछे भाग रहे थे। वो कुत्ता अचानक से गायब हो गया। वो सारे लोग जो कि कुत्ते के पीछे पड़े थे वो डर चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी अभी क्या हुआ है।
दूसरे दिन हम लोग जब कॉलेज की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि पास ही में ही कुछ लोग ज़मीन में से कुछ खोद के निकाल रहे हैं। जब हम लोगों ने पास जाके देखा तो वो वही कुत्ता था जिसके बारे में हमारे सीनियर्स बात कर रहे थे, और हमें पता चला कि ये कुत्ता एक दिन पहले ही मर चुका है। हम लोग तो वो सुन के बहुत डर चुके थे, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो हमने कल देखा था वो क्या था। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये घटना मेरे ही एक स्टूडेंट के घर में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन जब मैं उसके घर गई तो उसके घर पे कोई नहीं था। हम लोग उसके बेडरूम में ही ट्यूशन चालू रखी थी। उस दिन धीमी धीमी बारिश हो रखी थी और अचानक से हम लोगों ने ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ सुनी। पर यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस लड़की के घर पे कोई नहीं था। मैं वो सुन के थोड़ा डर चुकी थी और उस लड़की ने भी मेरी तरफ एक टूक देखा। शायद वो भी समझ चुकी थी कि चक्कर क्या है। मैंने पूछा कि ये आवाज़ कहाँ से आई, तो उस लड़की ने कहा कि पास ही के ही बेडरूम के दरवाजे की वो आवाज़ है। हम लोगों ने सोचा कि शायद घर में कोई घुस गया है, पर इस लड़की ने कहा कि दरवाजे और खिड़कियां बंद है और मच्छरों का डर भी रहता था, इसलिए उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां सब कुछ बंद करके रखा है। और हाँ, जब मैं वहाँ पे आई थी तो मैंने भी वो दरवाज़ा बंद देखा था और घर की सारी खिड़कियां भी बंद थी। हम लोग फिर वहाँ चेक करने के लिए चले गए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने फिर उस दरवाजे को चेक करने की कोशिश की। मैंने देखा कि वहाँ तो कोई भी चुंबक नहीं लगा है। अगर आपके घर पे चुंबक का दरवाज़ा है तो आपको पता ही होगा कि वो कभी कभी कैसे खुलता है और कभी कभी कैसे बंद हो जाता है। वो सब चेक करने के बाद हम लोग फिर उसके बेडरूम में वापस चले गए। जब मैं उसके पास गई तो उसने कहा कि वो लोग पिछले 1 साल से वहाँ पे रहने आए हैं। पिछले 1 साल से उनके साथ कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती है। इससे पहले जो भी ये रूम में रहता था उसने कहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी, आपको इन घटनाओं के बारे में सोचना नहीं है, वरना ये आप पे हावी हो जाएगी। उस लड़की ने कहा कि उसके पापा इस सब चीज़ों में नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें साइड में रख के वो घर ले लिया और उनको वो घर सस्ते में पड़ रहा था। उसका ट्यूशन ख़त्म करके मैं वापस आ गई और थोड़े टाइम के बाद वो लोगों ने उनके घर पे वास्तु करवाया। तब से ये सारी घटनाएं उनके साथ नहीं घटी। ये दूसरी घटना मेरे ही साथ घट चुकी है। मैं सच बोलूँ तो मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानती, पर उस रात के बारे में जब भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हुआ यूँ कि मुझे स्कूल का कुछ काम था। आपको तो टीचर के बारे में पता ही होता है, टीचर लोगों को बहुत काम होते हैं। मैं अपना काम कर रही थी। रात के 3 बज रहे थे। मैं ऐसी हूँ कि सारी रात काम करती हो और दूसरे दिन सुबह में ही जल्दी जल्दी स्कूल चले जाती हूँ और मुझे आलस जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता। और हाँ दोस्तों, वो दिन गर्मियों के दिन थे। मैं अपना काम कर ही रही थी कि अचानक से मेरे खिड़की के सामने जो भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो अचानक से बंद हो गई और थोड़ी देर के लिए बाहर अंधेरा छा गया। और जैसे ही बाहर अंधेरा छा गया मुझे 4-5 लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई दी। वो क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भाषा चाहे कुछ भी हो, पर थोड़ी थोड़ी तो समझ में आती है, पर ये भाषा कुछ ऐसी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और अचानक से मेरा रूम ठंडा पड़ने लगा। सच बोलूँ तो ये चीज़ मानने में आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, पर ये सच में था।
मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम है, इसलिए मैं दूसरे रूम में गई और वहाँ का तापमान देखा तो वहाँ का तापमान एकदम से नॉर्मल था। बस मेरे कमरे में ही वातावरण ठंडा हो चुका था। सच बोलूँ तो मुझे अब डर लगने लगा था, क्योंकि घर में लाइट बंद थी और मेरे रूम के बाहर की लाइट भी बंद थी। मैंने 3-4 बार ऐसे किया और जब 5वीं बार नीचे जाने लगी तो मुझे मेरे पापा मिल गए और मेरे पापा ने कहा कि तुम इतनी रात क्यों जाग रही हो। फिर मैंने मेरे पापा से कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटी है। तो मेरे पापा ने कहा कि बस बहुत हो चुका, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ बस, खिड़कियाँ खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या था, उनकी बात मैंने मान ली। दूसरे दिन सुबह मैंने उनको अपने साथ घटी घटना के बारे में फिर से कहा। इस बार मेरी मम्मी भी साथ में थी। मेरी मम्मी मेरे लिए चिंतित थी और मेरे पापा ने मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आज भी जब उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर लग जाता है। मेरा नाम पंकज है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 8 साल पहले घटी थी। तो हुआ यूँ कि मेरे अंकल की शादी थी, तो हम सारे दोस्त मिलके बारात में अपनी अपनी बाइक्स लेके जा रहे थे। रात का समय था, हम लोग खेतों से होते हुए कच्चे रास्ते से जा रहे थे। रास्ता अब सुनसान पड़ गया था। शायद हम लोग ही वो पूरे रोड पे अकेले थे और सडनली मेरी बाइक खराब हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बाइक बंद पड़ गई है, क्योंकि मेरी बाइक नई थी। एक बाइक पे हम लोग 3 जन थे। मेरे दोस्त तो शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि मेरी बाइक नई थी और ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं था। मैं किक मारने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और अचानक से मेरी बाइक को जैसे किसी ने धक्का मारा हो। थोड़ा नीचे जाके गिर गए और हम लोग उठ के बाइक स्टार्ट करने लगे। मेरा दोस्त थोड़ा आगे गया और बोला कि ये टी शर्ट शायद किसी ने गिरा दी है, क्योंकि वो टी शर्ट हमारे ही किसी रिलेटिव की थी। हम वो देख के थोड़ा घबरा गए थे, पर हमें लगा कि शायद वो लोग जाते हुए गिरा दिए होंगे। हम लोगों ने सोचा कि वो टी शर्ट लेके वो लोगों को वापस देंगे। मेरे मेरे उन्हीं में से एक दोस्त ने कहा कि तुम लोग जानते भी हो क्या हम लोग कहाँ खड़े हैं? बस उसका यही कहना था। मैंने कहा कि अब तो पूछ ही रहा है तो तू ही बता देना। तो उसने कहा कि हम लोग स्मशान पे खड़े हुए हैं। मैंने कहा कि मजाक करना बंद कर, ऐसे मजाक इस समय पे नहीं करते। तो उसने कहा कि अपने बाइक की हेडलाइट चालू कर, फिर तुझे पता चलेगा। जब मैंने मेरी बाइक की हेडलाइट चालू की तो वो देख के मैं बहुत डर चुका था। सच बोलूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो सच में श्मशान था और हम लोग किसी जली हुई राख के बीच खड़े हुए थे और अचानक से हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे आसपास कोई है। अचानक से कोई हमारे आसपास बड़ी सी कोई रेखा बना रहा था। वो देख के मैं डर चुका था। मेरा ही एक दोस्त इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छा समझता था। उसने कहा कि जो वाइन की बोतल तुम अंकल के लिए लेके जा रहे हो वो मुझे अभी दे दो। मैंने बिना कुछ सोचे उसे वाइन की बोतल दे दी। वो वाइन की बोतल सील करी हुई थी। उसने वो सील तोड़ी और अचानक से उसमें से थोड़ी शराब पी ली। जैसे ही उसने एक घूंट मारी, सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया। फिर उसने कहा कि अब बाइक चालू करके देख। जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो वो एक ही किक में चालू हो गई, जो कि अब तक 50 बार करने पर भी चालू नहीं हुई थी। वो देख के मैं शॉक्ड हो गया था, मैं डर भी गया था। हम लोग जैसे तैसे करके हॉल पे पहुँचे और मेरी दादी को सब कुछ बताया। तो मेरी दादी ने कहा कि कभी भी मांस, ऐसी शराब की बोतलें सील हुई मत लेके जाना। इन सारी चीज़ों को देख के आत्माएं
पीछे पड़ जाती है, इसलिए संभाल के रहो। ये दूसरी घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं राजस्थान के कोटा के एक पीजी में रहता था। तो हुआ यूँ कि रात के 2 बजे थे और मेरे दोस्त पीयूष ने मुझे कॉल करके कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और वो मुझसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तेरे पास ही आता हूँ। फिर हम दोनों मिलके मेरे ही दूसरे दोस्त राहुल के पास गए। हम लोगों ने वहाँ मैगी बनाई और फिर मैगी खाने लगे। मैगी खाने के बाद मैं उसके पास थोड़ी देर रुका। हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि मुझे अचानक से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैं इन चीज़ के बारे में ये लोगों को बताऊंगा तो ये लोग डर जाएंगे। पर पीयूष ने कहा कि उसे कोई बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैंने कहा कि चिंता मत करो। मेरे मेरे फ़ोन में 3% की चार्ज थी। मैंने कहा कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो वो लोग भी मान गए। मैं मेरी रूम में वापस आ गया। जब मैं मेरी रूम में वापस आया तो मेरे फ़ोन की बैटरी अब 2% हो चुकी थी। मैं फिर सोने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने धक्का मारा हो और मेरे बेड को हिलाया हो। मैंने सोचा कि यह पक्का नींद की वजह से ही हो रहा है, इसलिए मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर सोने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से मेरे साथ फिर से वही चीज़ हुई। अब का धक्का थोड़ा ज़ोर का था। मैं अब डर चुका था, इसलिए मैंने मेरे दोस्त पीयूष को फ़ोन किया और कहा कि भाई तू जल्दी आ जा। वो थोड़ी ही देर में मेरे रूम में आ गया और मैंने ये सारी चीज़ें उसके साथ शेयर की। तो उसने कहा कि तू चिंता मत कर भाई, मैं अब आ गया हूँ ना, मैं सारी रात तेरे पास यही रुकूंगा। मैंने कहा कि मैं एक पल भी इस रूम में नहीं रह सकता। फिर उसने कहा कि चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर सारी रात पीयूष के रूम में सोया। दूसरी सुबह उसने मुझे मेरा फ़ोन दिया और कहा कि तेरा फ़ोन बंद हो चुका था और उसमें चार्ज भी नहीं थी, अब चार्ज लगा दिया है तो तेरा फ़ोन ऑन कर ले। उसने कहा कि एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तू शेयर कर सकता है। उसने कहा कि कल रात अपने बीच जो भी बात हुई थी मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। मैंने कहा तो क्या? तो उसने कहा कि तू एक बार सुन। मैंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मैं पागल हो गया था। वो रिकॉर्डिंग बहुत ही भयानक थी। हम दोनों की बातों के सिवाय वहाँ एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी लड़की के पायल की आवाज़। मैंने ये रिकॉर्डिंग मेरे मम्मी पापा के साथ शेयर की और वहाँ के घर मालिक के साथ भी ये रिकॉर्डिंग शेयर की। तो उसने फिर हमें पहले की एक स्टोरी सुनाई और वो सुन के हम लोग डर चुके थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि वो रूम में खाली कर दूँ। मैंने फिर वो रूम चेंज कर दी और दूसरे रूम में जाके रहने लगा। तो उस घर मालिक ने हमें वो स्टोरी कही कि यहाँ पे एक लड़की तुम्हारे पहले आ चुकी है। उस लड़की ने टेंशन के कारण सुसाइड किया है। तुम लोगों को अगर मैं ये स्टोरी बताता तो तुम लोग खामोखा डर जाते, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये स्टोरी नहीं शेयर की। वो लड़की का नाम सुनते ही हम लोग डर गए थे। हम लोग वह एक पल भी नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हम लोग शिफ्ट हो गए। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं अपनी डिग्री कोलकाता के एक बड़े कॉलेज में कर रहा था। मेरी कॉलेज बहुत बड़ी थी। मेरे कॉलेज में वकेशंस चालू हो गए थे, तो ज़्यादातर लोग हॉस्टल में नहीं रहा करते थे। मैं खुद ही दूसरे दिन अपने घर जाने वाला था।
मेरे हॉस्टल में कोई भी नहीं था, इसलिए वहाँ के पीएचडी पढ़ने वाले एक भाई के पास चला गया। वो जैसे मेरे बड़े भाई थे, उनसे बातें करना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो इंग्लिश में वो फिलॉसफी कर रहे थे और उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी थी। उनसे 3-4 घंटे बातें करने के बाद मैंने कहा कि ठीक है भैया, मैं अब अपने हॉस्टल में जाता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, उनकी हॉस्टल से मेरी हॉस्टल के बीच का रास्ता 2 किलोमीटर का है और वो 2 किलोमीटर पूरा जंगलों से भरा हुआ है। उन भैया ने कहा कि तुम एक काम करो, इससे अच्छा है तुम सुबह ही चले जाना, अभी यही रह जाओ। मैंने सुना है कि यह चीज़ें ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम चले जाना सुबह। मैंने कहा कि ठीक नहीं का मतलब क्या है? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि सुबह चले जाना। मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनसे कहा कि चलो ठीक है, कल मिलते हैं। यह कह के मैं अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा। वो पूरा रास्ता एकदम सुनसान था, ना कोई जीव जंतु की आवाज़, ना तो कोई जानवर की आवाज़। वो बस सुनसान इलाका लग रहा था। मैं आगे बढ़ते ही जा रहा था। मुझे ना तो कोई डर लग रहा था, ना तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला हो। बस लाइट थोड़ी धीमी थी। मैं जैसे तैसे करके मैं फिर अपने हॉस्टल के गेट के पास पहुंचा। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखा और जैसे वो डर गया और उसने कहा कि तुम्हारे पीछे 8 से 9 कुत्ते खड़े हुए हैं। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो सच कह रहे थे। मेरे पीछे 8 से 9 कुत्ते ऐसे ही खड़े हुए थे और वो मुझे घूर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हो चुका था, पर मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो कुत्ते कैंपस के थे। मैं फिर अपने रूम में चला गया। मेरा रूम का नंबर 9 है और वो 3rd फ्लोर पे है। मैं अपने रूम में गया और फिर खिड़की से देखा तो वही कुत्ते मेरे खिड़की के आगे खड़े हुए थे और जैसे वो मुझे ही देख रहे थे, एक टूक नज़र से। मुझे धीरे धीरे डर लगने लगा और मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे जैसे कि इस हॉस्टल में बहुत सारे लड़कों ने आत्महत्या कर ली है। तो शायद वो कुत्ते मेरे पीछे पड़ी आत्मा का इशारा कर रहे थे, या तो फिर वो कुत्ते मुझे उन आत्माओं से बचा रहे थे। मैं आज भी इस चीज़ का जवाब ढूंढ नहीं पाया। मैं अहमदाबाद के एक फर्म में काम करती हूँ। आपको तो पता ही होगा, वहाँ पे हॉस्टल के रेट बहुत है। तो मैंने और मेरी एक दोस्त ने कोई रूम ढूंढने का तय किया और हम लोगों को एक रूम भी मिल गई। वहाँ के घर मालिक बहुत अच्छे थे। पहले कुछ दिन तो हमारे साथ कुछ भी नहीं घटा, पर अचानक से जैसे सारी चीज़ें बदलने लगी हो। हुआ यूँ कि वो जुलाई का महीना था और अहमदाबाद में पहली बारिश गिर रही थी। मैं और मेरी रूममेट, जिसका नाम रिया समझ लीजिए, हम दोनों मिलके ऊपर भीगने जाते। कभी कभी तो हम लोग घंटों लगा देते। तो हुआ यूँ कि एक दिन मेरी वो दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं वहाँ खड़े रह के भी क्या करूँगी, इसलिए मैं नीचे अपने रूम में आ गई। थोड़ी देर के बाद मेरी वही दोस्त डरते हुए मेरे पास आ गई। मैं लैपटॉप में मूवीज़ देख रही थी। उसे डरता देख मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो? तो उसने मुझे कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और अचानक से नेटवर्क चला गया। वो 3-4 बार हेलो हेलो बोलती रही, पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। पर अचानक से उसने एक औरत की आवाज़ सुनी जो बोली। वो लाइन पे नहीं है, तू एक बार पीछे मुड़ के तो देख। वो आवाज़ सुन के वो बहुत डर गई। वो अपने चप्पल वहीं छोड़ के वो भागते भागते मेरे पास आ गई। मैंने सोचा कि शायद कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए मैंने इस चीज़ को
ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी। पर ये मेरी सोच तब गलत हुई जब ये घटना मेरे साथ घटी। मेरी वो दोस्त वडोदरा की रहने वाली थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो थोड़े दिनों के लिए वडोदरा रहने चली जाए, क्योंकि हाल ही में ही ये घटना उसके साथ घटी थी। तो वो अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी। वो फिर अपने घर चले गई। मैं अपना रूटीन फॉलो कर रही थी, काम करना, घर पे आना और फिर सो जाना। उस रात 11:30 बजे तक अपना काम ख़त्म करके मैं सोने लगी, पर अचानक से मेरी नींद टूट गई। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 3:10 हो रखे थे। मैंने देखा कि मेरे साइड वाली रूम जो कि बंद थी, उसके अंदर की लाइट चालू थी। पर मुझे तो याद था कि मैंने सोने से पहले वो रूम की लाइट बंद की थी। पर मैंने सोचा कि शायद मैं ही भूल गई होंगी, इसलिए ज़्यादा सोचे बिना मैं वो रूम की लाइट बंद करके वापस आने लगी। पर जैसे ही मैं वापस आने लगी, मैंने फिर वहाँ से उस रूम से बर्तन के नीचे गिरने की आवाज़ सुनी। वो सुन के मैं डर चुकी थी। आप ही सोचिए, आधी रात में वो भी बिना कुछ करे, बिना किसी के हुए या फिर बिना कुछ करे अपने आप बर्तन गिरता है तो आपको कितना डर लग जाएगा, और वो भी आप अकेले हो। मैं थोड़ा घबरा गई थी। फिर मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार पीछे मुड़ के देख लेती हूँ। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मैंने वहाँ एक औरत का साया देखा। वो साया बहुत डरावना था। वो साया अब धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं हिल ही नहीं पा रही थी। अब मैं बहुत डर चुकी थी, पर जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भागी और अपने घर मालिक का दरवाज़ा खटखटाने लगी। उन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया। उन लोगों को मैंने मेरी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की और कहा कि मैं अब वहाँ नहीं सोऊंगी। घर मालिक ने कहा कि ठीक है, तुम आज रात यहीं सो जाना। थोड़े दिनों के बाद मेरी वही दोस्त वापस आ गई। मैंने फिर मेरे साथ जो भी घटा उसके साथ शेयर किया। फिर हम लोगों ने आस पड़ोस से सुना था कि उस घर मालिक की बेटी ने वहाँ की रूम में आत्महत्या की थी, क्योंकि वो अपने पति से कुछ परेशान थी। तब से वो ऊपर वाला फ्लैट खाली है और वहाँ पे कोई भी रहने को नहीं जाता, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो घर भूतिया है। हम लोग फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। दूसरी जगह शिफ्ट होते होते 15 दिन लग गए थे, और उन 15 दिनों में हमें ऐसी चीज़ें बहुत महसूस होती। अब सब कुछ एकदम ठीक है।